हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो स्टार्ट कर रखा था। और उसके अंदर अपने पास लास्ट में ना सिर्फ छोटा सा टॉपिक रह गया था फैराडे लॉ पे। एंड अगर ये कंप्लीट हो गया देन दिस इज़ कंप्लीट। सो मैं अभी फैराडेज लॉ स्टार्ट करवा रही हूँ। फैराडे लॉ स्टार्ट करवाने के लिए सबसे पहले अपने पास मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके पास आता है फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो भी मास अपने पास, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसके अंदर मैं बैटरी अटैच कर दूं, बैटरी अटैच करने के बाद जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोलाइट साइंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास एनोड पे और कैथोड पे लिबरेटेड प्रोडक्ट हैं, लिबरेट होंगे। वो जो प्रोडक्ट लिबरेट होंगे उनका जो मास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी क्वांटिटी में हमने उसके अंदर करंट पास किया था। ये कौन बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लॉ बोलता है, ठीक है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ ए गिवन प्रोडक्ट लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि वो अमाउंट, गिवन प्रोडक्ट का वो अमाउंट जो कि लिबरेट हुआ है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इलेक्ट्रोड्स अपने पास एनोड भी है और कैथोड भी है। किसके दौरान? इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद जो प्रोडक्ट लिबरेट हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो क्वांटिटी में हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी थी उस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो अमाउंट, वो गिवन प्रोडक्ट जो लिबरेटेड हुआ है इलेक्ट्रोड के ऊपर। कहने का मतलब है कि दैट इज इतने मास का कोई भी प्रोडक्ट था वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या हुआ? लिबरेटेड, ठीक है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितनी क्वांटिटी में हमने उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, ठीक है। तो ये अपने पास फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है। और इस फैराडे को मतलब यहाँ पे हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो क्यू है अपने पास वो किसके बराबर होती है? करंट इनटू में टाइम के। तो हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू इधर रख दें, हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख देते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब मैं साइन हटाऊंगी तो यहाँ पे मैं जेड यूज़ कर लेती हूँ, वेयर जेड इज़ द, मेरे पास कौन सा कांस्टेंट है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहलाता है ये, ठीक है। क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहलाता है। तो मेरे पास जो m है वो किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है। तो z इज द क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई m की, क्या कि z इज इनटू में i इनटू में टाइम। वेयर करंट आपको पता है किस में हम मेजर करते हैं? एम्पियर में। टाइम आपको पता है सेकंड के अंदर होता है, टाइम टेकन इन सेकंड में लेना है। और जो अपने पास मास है वो ग्राम में होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है कि जेड की क्या, कि अगर मैं उसके अंदर 1 एम्पियर करंट पास करवा दूँ एक ही सेकंड में, मास कितना लूँ मैं? 1 ग्राम ही लूँ, तो मेरे पास जो जेड है वो किसके बराबर आ जाएगा? मास के। यानी कि करंट और टाइम अगर हम दोनों को यूनिट अप्लाई करते हैं तो जेड है जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आ जाता है? मास के बराबर आ जाएगा। यानी कि मास m gram mass deposited in passing q coulombs of electricity where z is the electrochemical equivalent, ठीक है। तो आपने इतना टाइम लिया, 1 एम्पियर ले लिया, टाइम 1 सेकंड ले लिया, तो मास किसके बराबर आ जाएगा? जेड के। हैंस इस केस पे हम जेड को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि मास डिपोजिट वैन 1 एम्पियर करंट, जो मास डिपोजिट हुआ है जब एक करंट एम्पियर करंट को पास किया गया था 1 सेकंड के अंदर, तो वो किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। और वैन 1 कूलम चार्ज इज पास इन द सर्किट, अगर मैं सीधा इसको ऐसे ही लिख दूं कि मास इज इक्वल टू जेड इनटू में क्यू, तो क्यों मेरे पास चार्ज है, चार्ज को हम किस में मेज़र करते हैं? कूलम्स के अंदर, सी में। तो अगर मैं 1 यूनिट चार्ज ले लूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा? मास के। कि कितने अमाउंट में जो प्रोडक्ट था वो लिबरेटेड हुआ है उस मास के बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये था अपने पास फर्स्ट लॉ। अब अपने पास आता है सेकंड लॉ। एनसीईआरटी में हमारे पास 2 ही लॉ हैं, एक तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, आपके अब की बार सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैंने जो रिड्यूस सिलेबस था वो मैंने नहीं करवाया, बैटरीज वगैरह अपने अब की बार नहीं है, 30% रिड्यूस हो चुका है सिलेबस ड्यू टू द पेंडेमिक। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोला कि अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में ऐसे चेन बना के ऐसे जोड़ रखा, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? आयंस को कैसे फ्लो कराएंगे? इनके अंदर हम सॉल्ट ब्रिज लगा दें,
ठीक है। सॉल्यूशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर एक ही टाइप की क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो, देन इक्विवेलेंट आर डिपॉजिटेड या प्रोडक्ट इन ऑल सेल। तो हर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल अमाउंट में इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा कि मास ऑफ m1 डिपॉजिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास 1। जो मान लिया कोई हमने प्रोडक्ट लिया है, उसका इतने मास एक इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है, ये तो उसका मास है। फिर उसको हमने किससे डिवाइड करना है, उसके इक्विवेलेंट वेट से। फिर वो किसके बराबर आएगा, दूसरे सेल के अंदर m2 मास जो लिबरेट हुआ है, ठीक है, उस बटे में उसके इक्विवेलेंट वेट के। वो किसके बराबर हो सकता है कि मास ऑफ थर्ड सेल, जितना मास थर्ड सेल के ऊपर लिबरेट हुआ है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय उसका प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, m2। तो मेरे पास ये आ जाएगा, मान लिया कि ये को मैंने कोई भी सेल लिया है, एक साइड मैंने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरी साइड मैंने लिया है कॉपर सल्फेट। तो इसमें जब आयंस डिसोसिएट होंगे तो सिल्वर पॉजिटिव और कॉपर सल्फेट मेरे पास बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसका निकालूँ तो देखना ये सीरीज़ के अंदर एडजस्ट है ये सेल, और आपको पता है जब सीरीज़ में सेल्स जुड़ते हैं तो करंट है वो इक्वल उसके अंदर पास होता है। और अगर पैरेलल में होता है मेरे पास सर्किट, तो उसमें करंट है पहले वाले में ज़्यादा, फिर कम, यानी कि बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। और सीरीज़ में पैरेलल यानी कि करंट है इक्वल अमाउंट में फ्लो होता है। तो मास ऑफ जो Ag है वो डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसका मास डिवाइडेड में कॉपर का, उस डिवाइडेड में सिल्वर का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कॉपर का मास डिवाइडेड में कॉपर का इक्विवेलेंट मास। मैं इक्विवेलेंट मास को ले गई एक साइड और मेटल के मास को ले गई मैं एक साइड। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल आ जाएगी। इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट और उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि कितने नंबर में चार्ज प्रेजेंट है। वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से पॉजिटिव या नेगेटिव, लॉस गेन करने से नेगेटिव और लॉस करने से जो पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को Ag का निकालना है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे Na पॉजिटिव का निकालना है, तो Na पॉजिटिव का क्या होगा, Na का कितना होता है 23 डिवाइडेड बाय इसका, अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल रही हूँ, चार्ज कितना है इसके ऊपर +1, तो इसके ऊपर इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, 23 ग्राम। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, इसके सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, सारा सिलेबस जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग था वो करवा दिया है अब की बार। बैटरीज अपने पास सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो अपने अच्छे से पढ़ो और अपने नोट्स प्रिपेयर करो, क्लियर। और बेटा मेरे को ना ऐसे लगता है कि मुझे ना आपको वो सॉल्ट ब्रिज वाला जो क्वेश्चन था जिसमें बोल रखा है कि मतलब एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा है कमेंट करके, चिक्कू सांगवान ने, कि मैम इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा या फिर फ्लो ऑफ करंट आएगा, तो मैं उस चीज़ को यहीं पे क्लियर करना चाहती हूँ। तो मेरे ख्याल से वो मेरी इस वीडियो को देखेगा तो लास्ट में उसको पता चल जाएगा। उसका क्वेश्चन था कि सर्किट के अंदर मेरे पास जो मैंने डैनियल सेल लिया था उसी में उसने क्वेश्चन पूछा था कि सॉल्ट ब्रिज जब हमने उसके अंदर लगाया था, तो ये जो सॉल्ट ब्रिज हमने उसके अंदर लगाया था, तो उसने पूछा कि था कि मैडम ये सॉल्ट ब्रिज है ये किस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करवाता है या आयंस को करवाता है, ठीक है। तो देखो उसका क्वेश्चन जो मैंने उस वहाँ पे रिप्लाई भी किया था कि वो फ्लो ऑफ आयन करवा रहा है वहाँ पे, और साथ में मैंने उसको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट के होते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रोड के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है, मतलब कई बच्चे टेस्ट में, मैं जैसे टेस्ट लेती हूँ तो उसमें लिखते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाता है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर से पास नहीं होते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो सर्किट में से ही पास होंगे, यानी कि एनोड टू कैथोड में ही होंगे, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और करंट की इलेक्ट्रॉन्स की होती है सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, यानी कि एनोड टू कैथोड। तो इसमें अपने पास क्या आ गया था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसमें हमने देखो ZnSO4 लिया था वहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिया था कॉपर सल्फेट, और इस पे हमने इलेक्ट्रोड ली थी कॉपर, और ये हमने ली थी जिंक वाली। तो जब मैं इसके अंदर ऑक्सीडेशन करवाती हूँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn2 पॉजिटिव के अंदर टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर
रह जाते हैं, ठीक है। और कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो इसके होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर से इस इलेक्ट्रोड में आएंगे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देता है और इसके ऊपर जाकर चिपक जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगाया गया था क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये सारी जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव में टूट जाएगी और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे और सारे के सारे कॉपर यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में डिपॉजिट हो जाएंगे, तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे क्योंकि जितने यहाँ पे थे वो सारे डिपॉजिट हो गए, जितने Zn थे वो सारे रिड्यूस हो गए Zn2 पॉजिटिव के अंदर, है ना। तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होता। तो सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगाया जाता है कि ये आयंस को यहाँ पे जब इस तरह से फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से क्या करने स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले सॉल्ट ब्रिज आयंस को फ्लो करवाएगा, उसके बाद ही सर्किट में से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बात याद रखना कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, उसके अंदर से आयंस ही फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रोड के अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि जब आयंस यहाँ पे कम्प्लीटली Zn2 पॉजिटिव में टूट जाएगा और सारे कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में बदल जाएंगे तो आयंस ही फ्लो नहीं करेंगे, आयंस फ्लो नहीं करेंगे मतलब Zn2 पॉजिटिव वो टूट ही नहीं रहा, तो सिर्फ इसके ऊपर क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे। तो उसके इसमें करंट फ्लो ना हो जाएगा बंद। तभी हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया था कि अगर आयंस मूवमेंट करता रहेगा ना इसके अंदर से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे मतलब वहाँ पे रुकेंगे नहीं, वो भी क्या करने लग जाएंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में से निकाल दो। मेरे से क्लास में किसी मतलब बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को कर नहीं पाई क्योंकि टाइम मेरे पास कम था, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में से आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ। तो जो चिकू सांगवान नाम का बच्चा है तो बेटा वो प्लीज़ इस चीज़ को ना, इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे जो थी वो क्लियर हो जाए। और अगर अब भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके।